चाहिए। ब्रॉट यू बाय केसरी मरहम एवं तैलम, वर्षों से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार। एंड प्रयाग पीटीएमटी बाथ फिटिंग्स एंड एक्सेसरीज, क्वालिटी बेमिसाल, लिख के ले लो। उत्तर प्रदेश में कल जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दो आईएएस अधिकारियों की नकेल कस दी और उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए और कुछ प्रांतीय सर्विसेज के प्रांतीय सेवा के अधिकारी पीपीएस वो और वहाँ से लेकर नीचे तक लेखपाल तहसीलदार अमीन पटवारी तक लोग नपे। स्वाभाविक हंगामा मचेगा। आईएएस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हो तो हंगामा मचता ही है। छोटे मोटे अधिकारी निपट जाए तो उतना नहीं भी मचे, लेकिन आईएएस तो आईएएस है। मसला था गाजियाबाद में भूमि घोटाले का। बड़ा हंगामा था। जब ये घोटाला आकार ले रहा था तब भी हंगामा था, लेकिन तब शायद शासन सत्ता ने उस हंगामे को सुनना नहीं चाहा, जानबूझकर या जो भी कारण आप समझे। वो घोटाला आकार ले गया, क्रियान्वित हो गया। एक मोटा मोटा अमाउंट निकल कर आया कि लगभग 25 करोड़ रुपए का खेला कर दिया अधिकारियों ने, जिसमें यहां की गाजियाबाद की उस समय की डीएम निधि के शर्वानी और गाजियाबाद में ही कलेक्टर रहे बिमल कुमार, दो लोगों का। ये घोटाला कैसे हुआ? इस घोटाले के पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं। अधिकारियों ने अपने चिंटू पिंटू लड़का बहू नाते रिश्तेदारों से जमीन खरीदवाई। उसका जो सरकारी रेट से मुआवजा तय था उसके विरुद्ध जमीन खरीद, जिसकी जमीन थी चिंटू पिंटू की, अधिकारियों के परिजनों की, गुर्गों की, वो लोग आर्बिट्रेशन में गए। कलेक्टर साहब आर्बिट्रेटर थे, तो 1000 रुपया जिस जमीन का मुआवजा था, एक उदाहरण दे रहा हूं, उसका 6000 कर दिया। हो गया, जेब में आ गया सीधे 6 गुना। ऐसे करके ये 25 करोड़ का घोटाला हुआ। मसला केवल 25 करोड़ का नहीं है। उत्तर प्रदेश का कोई जिला ऐसा नहीं, कोई शहर तहसील ऐसी नहीं जहां जमीन के खेल में भूमाफिया और अधिकारी एक ही नाव पर सवार न हो। और जो भी महानगर हैं वहां तो ये खेल चरम पर है, चरम पर है। लेखपाल का, अमीन का, पटवारी का, इसका उसका जलवा जलाल देख लीजिए। बड़े बड़े अधिकारी फेल। सरकारी मतलब तहसील में जमीन की नपाई हो जाए, इसके लिए रुपया चल रहा। तमाम डिजिटलाइजेशन एक किनारे, जमीन का खेल एक किनारे। और उसमें तड़का लग गया बड़ा जब ये एक्सप्रेसवे बनने लगे महंगे महंगे। इन्होंने भी उत्तर प्रदेश में जमीन के घपले घोटाले में एक नई ऊर्जा फूंक दी, एक नया प्राण फूंक दिया। यही मसला हुआ था जब आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बना था, तब भी जेपी के समय भी सवाल उठे थे। कोई एक्सप्रेसवे बने, अधिकारी उस इलाके की जमीनों को अपने चिंटू पिंटू से खरीदवा देते हैं, क्योंकि अधिकारियों को पता होता है एक्सप्रेसवे किधर से गुजरेगा, अलाइनमेंट कहां है, कौन सा गांव टच करेगा, कौन सा नहीं टच करेगा। और उसके बाद जब उस जमीन की कीमत 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना हो जाती है तो पैसे का बंदरबाट हो जाता है। जेवर एयरपोर्ट के मामले में भी यही हुआ, लेकिन चूंकि इतना लंबा खिंच गया था, मायावती के समय से एयरपोर्ट बन रहा है, ऐसी खबरें आती रही, तो इसमें थोड़ा विलंब हो गया। लेकिन है उस चरण वही है, रास्ता वही है, खेल वही है। एक और बात आपको बताता हूं,
आपने देखा होगा कि सार्वजनिक कुएं और तालाब, ताल तलैया जिनको बोलते हैं, वो हर शहर में थे, हर जिले में थे। वो गायब हो गए। अब उनके पांव तो है नहीं, ना वो जीवित व्यक्ति की तरह आचरण कर सकते कि टिकट लेके बस में बैठ के कहीं भाग गए। वो कहां गए? वहां मकान बन गए, दुकान बन गई, कॉम्प्लेक्स बन गए। अब एक बड़ी सीधी सच्ची बात, ये बिना भ्रष्टाचार के, बिना भूमाफिया और अपराधियों और अधिकारियों की मिली भगत के संभव है क्या? नहीं ना। गाजियाबाद जिले में अकेले मेरे ख्याल से 100-150 तालाब रहे होंगे कम से कम। आज एक भी नहीं है। गोचर की भूमि कहीं आपको मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। कहां गई? जमीन तो चलती नहीं ना। उसका रूप स्वरूप बदल गया भ्रष्टाचार के इस संयुक्त गठबंधन से। अब योगी जी ने एक कदम उठाया है, इससे एक हलचल मची है। लेकिन दो बड़े सवाल जिसके लिए आज मैं बहस करने आया, यह प्रक्रिया क्या हर जिले में अपनाई जाएगी? और जो बिल्कुल दृश्यमान चीजें हैं जिनमें लगता है कि हाँ प्रथम दृष्टि समझ में आता दूर से कि इसमें घोटाला है, घपला है, वहां ऐसे ही अधिकारियों की गर्दनें नपेंगी क्या? क्योंकि अगर ऐसा हुआ तब तो एक बुनियादी सुधार हो सकता है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये आई वॉश हो जाएगा। फिर इससे कोई बहुत नतीजा हासिल नहीं होगा। हमारे साथियों ने इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है, जरा इसको देख लीजिए, और रिपोर्ट के बाद फिर मेहमानों से आपका परिचय कराएं और फिर इस बहुत संजीदा विषय पर चलते हैं बहस करने के लिए। यूपी में दोबारा सत्ता में आने के बाद से सीएम योगी ने भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। इसी कड़ी में मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे के भूमि अधिग्रहण में हुए घोटाले में योगी सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। गाजियाबाद की पूर्व डीएम निधि केसरवानी को सस्पेंड कर दिया गया है। भ्रष्टाचार को लेकर मुख्यमंत्री ऑफिस से एक ट्वीट किया गया है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति के अनुरूप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद की तत्कालीन जिलाधिकारी को निलंबित करते हुए विभागीय कार्रवाई शुरू करने हेतु प्रकरण भारत सरकार को संदर्भित करने के आदेश दिए हैं। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे जमीन भ्रष्टाचार मामले के बाद से चर्चा में सामने आई निधि केसरवानी 2004 बैच की अफसर है। फिलहाल निधि केंद्र सरकार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में उप सचिव हैं। इससे पहले भी योगी की कार्रवाई का कोड़ा कई अफसरों पर चला है, जिसमें निधि केसरवानी के अलावा गाजियाबाद के एसएसपी पवन कुमार भी सस्पेंड हुए हैं। यूपी की आईपीएस अधिकारी अलंकृता सिंह को भी निलंबित किया गया है। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाते हुए सोनभद्र के डीएम टीके शिबू को भी सस्पेंड कर दिया गया था। टीके शिबू पर अवैध खनन करने का आरोप था। ऐसे और भी कई अधिकारी हैं। ये फहरिस्त काफी लंबी है। बहरहाल योजनाओं और परियोजनाओं की जमीन में अधिकारियों और इनके परिवार के लोगों का खेल किसी से छिपा नहीं है। कार्रवाई भी होती है तो बड़े नाम अक्सर बच जाते हैं। इधर योगी सरकार की ये पहल सराहनीय है, लेकिन सवाल वही है कि यूपी में जमीनों का खेल क्या भूमाफिया और अफसरों का है मेल? जमीन पर कोई भी घपला घोटाला बिना अफसरों के, एक अफसर ने अफसरों की सीरीज, एक पूरी श्रृंखला के सीधी भागीदारी और संलिप्तता के बिना संभव नहीं। इस स्थापना और धारणा के साथ हम बहस में चलेंगे। मेहमानों से आपका परिचय करा दें। राघवेंद्र सिंह है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, राघवेंद्र जी का स्वागत है। चंद्रशेखर पांडे, नेता समाजवादी पार्टी, चंद्रशेखर जी का स्वागत है। आलोक पांडे, राजनीतिक विश्लेषक, आलोक जी का स्वागत है। अनीस अंसारी साहब, पूर्व आईएएस, अनीस साहब का बहुत बहुत स्वागत है। आलोक जी, आपसे बात शुरू करता हूं।
फिर अनीस साहब के पास चलूंगा, जरा जमीनी हकीकत समझूंगा, काम कैसे, खेल होता कैसे है ये, और फिर राजनीतिक लोगों के पास आऊंगा। कल एक बड़ा कदम उठाया शासन ने, 2 IAS अधिकारी नाप दिए, कुछ छोटे मोटे मुलाजिम भी नप गए। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे जो है उसमें जमीन का घपला घोटाला, हम इसको उत्प्रेरक घटना मान के बहस करने आए हैं, लेकिन बहस का फलक व्यापक है। क्या उत्तर प्रदेश में कोई जिला शहर ऐसा है जहां जमीन के घपले घोटाले के दर्जनों केस नहीं हो? कोई जिला ऐसा है, शहर ऐसा है क्या उत्तर प्रदेश में जिसमें कोई ऐसा माई का लाल भूमाफिया कभी पैदा हुआ हो? आज नहीं, 50 साल पहले भी, जो बिना अधिकारियों को सीधी हिस्सेदारी यानी पत्ती दिए बिना, पत्ती दिए बिना जमीन में घपला घोटाला कर सकता हो? आलोक जी। नमस्कार सर। नमस्कार। देखिए सर, मैं क्योंकि कानपुर का रहने वाला हूँ, मैं कानपुर से अभी बिल्कुल 15 दिन पहले की एक घटना का उदाहरण बताता हूँ। यहीं से शुरुआत करते हैं जी। कि कानपुर में 13 बीघे 14 बीघे की केडीए की जमीन भू माफियाओं ने बेच डाली। तो क्या ये जमीन 1 महीने में बेची, 2 महीने में बेची, 2 साल में बेची? नहीं, ये निरंतर चल रहा है। दूसरा उदाहरण मैं बताता हूँ, जब मैं अपने गांव जाता हूँ, अब मेरे पास सौभाग्य से कार है, पहले साइकिल से जाता था, फिर मोटरसाइकिल से जाता था, फिर कार से जाने लगा, तो मुझे लगा मेरी कार बड़ी हो गई है क्या? पहले तो बड़ी बड़ी गलियां मिलती थी, रोड मिलते थे, गाड़ियां ट्रक चले जाते थे। मेरी कार ले ली तो कार हम आती नहीं गई, सारी गलियां छोटी हो गई, रोडे सकरे हो गए। सबके सब जो भूमाफियाओं ने, मतलब इस उत्तर प्रदेश में हर व्यक्ति भूमाफिया है कहीं न कहीं पर। किसी ने अपना चबूतरा बड़ा कर लिया है, किसी ने अपना मकान बड़ा कर लिया है, किसी ने सरकार की जमीनों पे कब्जा कर लिया है। अब गाय चढ़ती नहीं कहीं। सर, मेरे गांव में एक भी ऐसी जमीन नहीं बची मैं जहां गाय चढ़ सके। तो सर, ये एक दिन का प्रयास नहीं है, लगातार 70 सालों से हो रहा है। और मैं ये बता दूं, क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने जो कार्रवाई की है, इसके पहले भी ऐसी बहुत सारी कार्रवाइयां हो गई। आपको भी याद होगा, सपा में सरकार में भी हुई, बसपा सरकार में भी हुई है। ये एक टोकन कार्रवाइयां हैं, और मैं स्पष्ट कह दूं कि टोकन कार्रवाइयों से बहुत बड़ा असर ब्यूरोक्रेसी पे सर कभी नहीं। बिल्कुल ठीक बात, शुरुआत अच्छी है सर। ठीक बात। मैं अनीस अंसारी साहब के पास चलूंगा। अंसारी साहब जी, मैं ऐसा मानता हूं कि 1 फुट जमीन, जी अग्निहोत्री जी, 1 फुट जमीन बिना पत्ती दिए अधिकारियों को कोई माई का लाल कब्जा नहीं कर सकता उत्तर प्रदेश में। यहां की ब्यूरोक्रेसी इतनी सक्षम और चील की निगाह जैसी है, 1 फुट जमीन कोई घपला घोटाला नहीं कर सकता बिना पत्ती दिए। ये बात ठीक है। अब वो पत्ती का लेवल अलग है, जितनी अब कीमत जमीन की उतने लेवल ऊपर चला जाता है, लेकिन पत्ती के बिना कोई छज्जा भी नहीं बढ़ा सकता, कोई चौतरा भी नहीं बढ़ा सकता, ना कोई एक्सप्रेस वे पे घपला कर सकता। अंसारी साहब, आप इतने पुराने ब्यूरोक्रेट हैं, आपने इस सब चीजों को बहुत नजदीक से देखा होगा। आपकी आवाज टूट जाती है बीच में। जी, कुछ प्रकाश डालिए। हेलो जी, मेरी आवाज आ रही है अंसारी जी? अरे भाई, चलिए, कुछ नेटवर्क का इशू है, उसको दिखाइए। ठीक है, ठीक है, आपको आवाज आ रही है? नहीं, चलिए, अंसारी साहब को अभी आवाज नहीं जा रही, जब जाएगी तो उनसे बात करेंगे। चंद्रशेखर पांडे, वही सवाल आपसे है। जमीन का घपला घोटाला बिना, मैं मेरे शब्द ध्यान सुनिए, बिना सीधी पत्ती दिए अधिकारी और उस राजनेताओं को क्या कोई माई का लाल कर सकता है? पहले इस पे चर्चा कर लें। देखिए आदरणीय अमिताभ जी, मैं ये मानता हूं कि महत्वपूर्ण ये नहीं है कि पत्ते दिए गए हैं या प्रभाव में। पत्ते नहीं, ना तुम गलत समझ रहे। पत्ती, हिस्सेदारी, अगर 5 करोड़ का घपला है तो 3 उधर जाए, 2 हम रख के, और बोलो, हिंदी में बोले, इससे ज्यादा ठीक बात है। मैं यही मानता हूं कि महत्वपूर्ण सबसे बड़ा ये है कि जो भी लोग जिम्मेदार हो
जो संवैधानिक पदों पे बैठे लोग हैं हमारे इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में, मंत्री को किसी एक चपरासी का भी स्थानांतरण और निलंबन का अधिकार नहीं है, संस्तुति का अधिकार है। और जो प्रशासनिक व्यवस्था में संवैधानिक पदों में जो आईएएस है, पीसीएस है, जो हमारे विभागाध्यक्ष है, वो इम्पावर्ड होते हैं, उनको एक मुश्त इसीलिए रखा गया है स्थायी रूप से कि वो अपने दायित्वों का निर्वहन बिना डरे कर सके। परंतु सत्य इसके विपरीत है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, लोग प्रभाव में आ भी सकते हैं और स्वयं अपने स्वार्थ के लिए भी अपने लोगों को गलत काम जितने भी जमीन के होते हैं उसके लिए जिम्मेदार मात्र और मात्र अधिकारी है कि वो किसी प्रभाव में ले या अपने स्वार्थ के लिए काम करे, पर विशुद्ध रूप से वो जिम्मेदार होते हैं और उनकी जिम्मेदारी से ना ही कोई व्यक्ति बच सकता है। जो हस्ताक्षर कर रहा है वो जिम्मेदार है और जो सरकारें हैं उनको इस पे सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे उसके जो भी जिम्मेदार हो। यदि किसी का बशर्ते कि उसमें राजनीतिक मंशा अस्थायी रहनी चाहिए, सही रहनी चाहिए। अगर आप राजनीतिक केवल वेटेज के लिए कोई काम करते हैं तो वो लक्ष्य और गंदा हो जाएगा, फिर भ्रष्टाचार का गलत दिशा चाहिए। ठीक है चंद्रशेखर जी, ठीक आएंगे आप पर। मैं अनिश जी से टिप्पणी ले लूं, फिर राघवेंद्र जी से आएंगे चंद्रशेखर जी पर। अनिश जी, अगर आप तक मेरी आवाज आ रही हो तो मेरा सवाल मैं अपना सवाल और क्रिस्प कर दूं क्योंकि फिर कहीं आवाज गड़बड़ ना हो जाए। मैं ऐसा मानता हूं कि जमीन का घपला घोटाला बिना अधिकारियों को सीधी पत्ती दिए संभव नहीं, नामुमकिन है। ठीक, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं क्या इसमें राजनेताओं की भी सीधी पत्ती शामिल है? देखिए, लैंड यानी जमीन की जो सरकारी खरीद होती है, नहीं सरकारी ने कोई भी इंक्रोचमेंट अंसारी साहब इन्वॉल्व होती जी, किसी भी तरह का घपला घोटाला जमीन में, चाहे दाखिल खारिज में हो, चाहे नपाई में हो, चाहे कब्जा करने में हो, चाहे कब्जा छुड़ाने में हो, चाहे अलाइनमेंट बदलने में हो, कि ना किसी भी तरह का घपला घोटाला क्या अधिकारियों को बिना पत्ती दिए अमीन से शुरू करिए और ऊपर तक क्या संभव है? मुझे नहीं लगता कि बिना यानी एक आध कोई ईमानदार टीम हो तो अलग बात है, वरना आमतौर से ज़मीन का जब एक्विजिशन होता है सरकार के हक में तो किसानों से लेकर नेताओं से लेकर अफसरों तक, ऑफिशियल्स, ठेकेदार, ये सब लोग कुछ न कुछ उसमें निजी फ़ायदा उठाते हैं जी। पहले ज़मीनों की जो कीमतें थी उनका कॉम्पनसेशन कम होता था, और जब ये दादरी का वाक़या हुआ तो राहुल जी के हस्तक्षेप के बाद उसको जो सर्किल रेट था उसका 4 टाइम्स कॉम्पनसेशन कर दिया गया था मिनिमम। और भी उसमें कई चीज़ें होती हैं, सोल्यूशन होता है, इंटरेस्ट होती है, तो वो सब मिला के प्रॉफिटेबल हो गया। तो लैंड एक्विजिशन अब ज़्यादातर जगहों पे लोग खुद चाहते हैं कि सरकार खरीद ले। ये जो अफसरों ने इसमें सुनने में आ रहा है केसरवानी के केस में कि जब उनको अंदाज़ा हुआ शुरू में कि यहाँ की ज़मीनें एक्वायर होंगी तो उन्होंने अपने अजीज़ों रिश्तेदारों के नाम पर ज़मीनें ख़रीदना शुरू कर दी बेनामी, और उसके कॉम्पनसेशन के रेट बढ़वा दिए। ये बहुत ही सीरियस चार्ज है और अच्छा है कि सरकार ने इस पर कड़ा कदम उठाया है जी। इसमें थोड़ी डिले हुई है क्योंकि अखबारों की रिपोर्ट से पता चल रहा है कि फ़ाइल गायब हो गई थी, फिर भी सरकार ने कदम उठाया है, लेट सही लेकिन सही हुआ है कदम जी। इसमें मैं उम्मीद करता हूँ कि जो प्रक्रिया है कि इंक्वायरी से यानी सस्पेंशन से पहले चार्जशीट बना दी होगी और कोई जांच अधिकारी अपॉइंट कर दिया होगा, ये अगर कर लिया गया होगा तो इनका केस सरकार का मजबूत रहेगा। अगर बिना चार्जशीट के, बिना इंक्वायरी अफसर के अगर सस्पेंड कर दिया जल्दबाजी में तो फिर वो अदालतों में चले जाते हैं अफेक्टेड पार्टियां और अदालतों से रिलीफ मिल जाती है जी। ठीक बात है। मैं राघवेंद्र सिंह के पास आऊँ, ठीक है अंसारी साहब। हाँ, एक सवाल और रखता हूं, उस पर उत्तर बाद में लूंगा अंसारी साहब के लिए, चूंकि वो अधिकारी रहे इसलिए उनसे ज्यादा मेरा मन होगा बात करने का। गाजियाबाद में 150 से ज्यादा तालाब गायब हो गए, ठीक अंसारी साहब? अब तालाब तो खुद चलते नहीं है, ना वो आदमी है कि बस में ट्रेन में बैठ के फरार हो गए, और जमीन यहां की सोना है, ये सबको पता है, वो तालाब गए कहां? ये बड़ा सवाल है, इस पर भी आएंगे। राघवेंद्र जी,
कार्रवाई अच्छी है, उसकी तारीफ, लेकिन मैं कहता हूं जैसे कुछ बुनियादी चीजें हैं उन पर हम क्या ये सरकार एक मत हो जाए, ऐसा हम चाहते और जनता भी चाहती है कि जिस भी हर जिले में इस बात को दिखवा लो कि गोचर की भूमि, ग्राम पंचायत की जमीन, डूब का इलाका और तालाब पोखर जोहट का गायब होना, इन 4 चीजों पर पूरे उत्तर प्रदेश भर में अगर जमीनी सर्वे हो जाए तो मेरे ख्याल से कई सिर फंदे में आ जाएंगे और जनता को भी लगेगा कि अब मामला बिल्कुल ठीक है। राघवेंद्र जी, अन्यथा वही बात आती कि टोकन कार्रवाई हुई, एक दिन की हुई, वाहवाही हो गई, उसके बाद वो लोग अदालत चले गए, अदालत में वो झूला झूलते रहे हैं, रिटायर हो गए, लंदन में शिफ्ट हो गए, क्या मौज ले रहे हैं जी। देखिए, हमारी जो भी सरकार पार्ट 1 हो या पार्ट 2 जी, ये अराजकता और भ्रष्टाचार के विषय में समझौते के मूड में नहीं है। उत्तर प्रदेश के अपराधियों चाहे जिस क्षेत्र के, उनको ये बात अब समझ जानी चाहिए। पहले काकस हुआ करता था ताकि उसमें राजनीतिक तकिया भी होती थी, ये बात किसी से छुपी नहीं है। किस तरीके से लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे में घपले घोटाले हुए थे, बहुत बेहयाई से हुए थे। इसमें अगर चर्चा होगी तो हमें लग रहा है बहुत चीजें सामने आएंगी। हमारी सरकार ने 2017 से आज तक 2500 से अधिक अधिकारियों तथा कर्मचारियों को सस्पेंड किया हुआ है, जेल किया हुआ है और उनके ऊपर बड़े पैमाने पर कार्रवाई की है। अमिताभ 2017 से अभी तक 50% अधिकारियों के ऊपर सख्त कार्रवाई हुई है और 44 से अधिक अधिकारियों के ऊपर हल्की कार्रवाई की गई है। दंडात्मक कार्रवाई भी हुई है और लघु दंडात्मक कार्रवाई भी हुई है। हम लोगों ने 2019 और 2020 में 480 दोषी पुलिस कर्मियों के ऊपर कठोर कार्रवाई। राघवेंद्र जी, आज जमीन पे बात कर लें भैया, आज जमीन बात कर ले, पुलिस कर्मी बाद में करेंगे। मैं एक उदाहरण रखता हूँ, मैं तो एक देगची से चावल निकाल के रख सकता हूँ, बाकी तो फिर आप लोगों की मर्जी। गाजियाबाद में आपके सबसे सीनियर पार्षद हैं राजेंद्र त्यागी, आपकी पार्टी के, ठीक? वो बेचारे 5-7 किलो कागज का वजन लेके हमेशा चलते हैं, क्या? वो हमको बताया कि भैया 100-150 तालाब गायब हो गए गाजियाबाद से, क्या? अब वो सब जगह चिट्ठी लिख रहे हैं, राष्ट्रपति से लेके प्रधानमंत्री से लेके मुख्यमंत्री से लेके और बाइडेन तक, क्या? अब तालाब तो खड़ामा खड़ामा कहीं भाग नहीं जाएंगे खुद। गाजियाबाद में एक प्राइवेट पार्टी को उसने टाउनशिप बनाने के लिए किया। सुन लीजिए कैसा खेल हो रहा है वो बता दूं। एक निधि केसरवानी नहीं, हर गली में केसरवानी है। उनको टाउनशिप बनानी थी। वो कह रहे थे त्यागी जी हमारे पास आए थे, बोले भाई साहब ने कितनी हेक्टेयर जमीन उन्होंने अतिरिक्त सरकार की अपने अंदर कर ली बाउंड्री के, क्या? वो कागज लिए घूमते रहे बेचारे, जहां जाए वहीं वो कह रहे त्यागी जी कहां चक्कर में पड़ रहे हो, क्या? अदालत से होगा मामला, छोड़ो, क्या? ये सब बुनियाद, मैं आपको नमूना बता रहा हूं, हर जिले में यही खेल है। राघवेंद्र जी, नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। उत्तर प्रदेश में कम से कम ये अपराधी जो है आज की तारीख में हमारी सरकार में भयग्रस्त है। पहले किसी समय ये सब गठबंधन हुआ करता था, कम से कम हमारी राजनीतिक शक्तियां इस समय उनके साथ नहीं है। हम लोग बड़े पैमाने पर बुलडोजर भी चला रहे हैं, जैसे हमारे मित्र कानपुर के हैं, मैं भी कानपुर के हूँ। केडीए की जमीनों पर जो कब्जे हुए थे बड़े पैमाने पर धूल दूषित किए जा रहे हैं, प्रयास किया जा रहा है पूरा ईमानदारी से। हमारी सरकार जो है तालाबों की जमीन भी छुड़वाने का काम कर रही है। अभी हमारे यहाँ कानपुर में एक बड़ा तालाब है, उसकी जमीन छुड़वाई गई है। तो देखिए, हमारी सरकार इस विषय को लेकर के बहुत ही गंभीर है, चाहे किसी प्रकार का अपराध हो। इस प्रकार की जो भूमाफिया सक्रिय किसी समय रहा करते थे, आज की तारीख में भयग्रस्त है। और जैसे निधि केसरवानी जैसे अधिकारी हैं, ठीक राघवेंद्र बाबू, ठीक है। मामला इतना सीधा नहीं जितना राघवेंद्र बाबू बता रहे हैं। मैं तो जितना जनता मुझे बताती है प्रथम दृष्टया उतनी बात कहता हूं, बाकी मैं रिकॉर्ड और आंकड़े में नहीं जाता। इलाहाबाद में एक वो होता इंक्रोचमेंट हटाओ ड्राइव, राघवेंद्र जी, ठीक?
उसके पहले चरण में 2 4 5 जगह बुलडोजर चला है, कहीं छज्जा तोड़ा, कहीं जीना तोड़ा, कहीं शटर उखाड़ दिया, क्या? लेकिन वो छोटे खिलाड़ी थे जिनका इंक्रोचमेंट था, छोटा छोटा, है ना। फिर आया सबसे बड़ा इंक्रोचमेंट का मामला। अब जनता ने कहा यहां देखेंगे क्या होता है। अगले दिन कलेक्टर भी पहुंच गया, कप्तान भी पहुंच गया, और तू चल और मैं चल, और सब पूरा प्राधिकरण जितने बाबू अधिकारी थे सब नहा धो के पाउडर लगा के पहुंचे। बुलडोजर भी आ गया, जनता भी सांस रोके खड़ी कि आप देखें क्या होगा। वो कलाकार का था इंक्रोचमेंट। राघवेंद्र जी सच्ची बात बता रहा हूं जो वहां के लोगों ने मुझे बताई। अब हुआ कि ठीक है चलो भाई शुरू करो, नारियल तोड़ो और अतिक्रमण हटाने के अभियान शुरू करो, बुलडोजर। अचानक से लोगों ने बताया एक टेलीफोन आया, मोबाइल पर एक घंटी बजी कलेक्टर के। कलेक्टर साइड में गया, 2 मिनट बाद आया, बोले चलो भाई फिर करेंगे, यहाँ का कुछ मसला है, बाद में देखेंगे, वापस ले लो बुलडोजर। राघवेंद्र जी मसला इतना सीधा नहीं है मित्र, तमाम तरह की शक्तियां इन्वॉल्व होती हैं, ये जमीन का खेल है। राघवेंद्र जी 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 नहीं, आप ठीक कह रहे हैं अमिताभ जी। इसमें जो है एक व्यक्ति अगर भू माफिया है, वो जमीन कब्जा करना चाहे तो इतना आसान नहीं होता है। उसमें बड़े पैमाने पर लोग शामिल होते हैं, क्षेत्रीय लोगों से लेकर के बड़े लोग शामिल होते हैं। लेकिन हमारी सरकार इस विषय को लेकर के गंभीर भी है। अपराधी जहाँ डांट है वहाँ हमारी सरकार पात है। हम लोग इस विषय को लेकर के बहुत ही गंभीर हैं। बड़े पैमाने पर तो आपकी गंभीरता ईश्वर करे बनी रहे, लेकिन वो दिखती भी रहे। वो मेरा अनीस अंसारी साहब, एक मेरे दिमाग में बात आ गई। मुझसे कभी किसी ने कहा तो मजाक में था, लेकिन वो कई बार सच्ची भी लगती है। उसने कहा कि भाई साहब मैं आपको बताऊं, आपकी आवाज चली जाती है बीच। अच्छा, अब जितनी आ रही उतनी से सुनने की कोशिश करिए महाराज थोड़ी, अब क्या करें। उसने कहा कि गूगल में आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलिए छोड़िए, अब जब आएगी तब बात करेंगे। आलोक पांडे, मुझसे एक व्यक्ति ने कहा कि भैया गूगल में, IBM में, ठीक, या टेस्ला एलन मस्क की कंपनी में नौकरी, और उत्तर प्रदेश में अमीन लेखपाल पटवारी होना उन नौकरियों से ज्यादा फायदेमंद है। ऐसा क्यों कहा होगा? ये तो बड़े छोटे नौकरी हैं। बोले इनके आगे गूगल भी फेल है, टेस्ला भी फेल है, IBM भी फेल है, बिल्कुल फेल है, माइक्रोसॉफ्ट तक फेल है, बता दिए सर। वो कहते हैं ना कि जो है स्वर की गुलामी से नर की बादशाहत अच्छी जी। तो अब आप समझिए, क्योंकि मैंने सिविल सेवा की तैयारी भी की है सर, और सिविल सर्विस के बच्चों को पढ़ाता भी, एक मेरा एक काम भी है। तो क्योंकि सिविल सेवा में मेरे पास जब बच्चे आते हैं तो ये थोड़ा कहते हैं सर सैलरी कितनी होगी। मैं उदाहरण पर्सनल बताता हूँ, वो कहते सर करप्शन कितना करने को मिलेगा। तो ये जब बच्चा आता है तैयारी करने, तो वो करप्शन के आधार पर आता है सर। उतनी अगर आप 15 घंटे रोज पढ़ेंगे तो सैलरी के लिए थोड़ा पढ़ेंगे। बहुत अच्छी बात की। अंसारी साहब, अगर आपको आवाज आ रही हो तो फिर एक बार वही सवाल दोहराता हूं। मुझसे एक बहुत गुणी व्यक्ति ने कहा टेस्ला, IBM, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इन कंपनियों की नौकरी से बड़ी नौकरी है उत्तर प्रदेश में अमीन लेखपाल पटवारी हो जाना। अंसारी साहब, अनिश अंसारी तक बाबा ने दे। चंद्रशेखर पांडे, यही सवाल आपसे ला रहा हूं। इस टिप्पणी का अर्थ क्या है, क्या निकालूं? आदरणीय अमिताभ जी, आपने जो कहा है ये बिल्कुल सही कहा है, और ये हमारे समाज में एकदम आईने जैसा है। हम आप घर में बैठते हैं, जो मित्रों में बात करते होंगे, वहां पे इसका परिणाम भी दिखाई देता है कि एक अमीन या एक पटवारी, अब पहले जिसे बोला जाता था यानी कि लेखपाल और ये सारे राजस्व अधिकारी, आप उनके देखिए जॉब के 10 साल बाद उनके घर, उनके संसाधन, उनका जीवन स्तर में क्या बदलाव आता है। देखिए इससे बात वहां पे ये छोटे लेवल के राजस्व अधिकारी हैं, यहाँ से लेकर के जिले का जो सबसे बड़ा राजस्व अधिकारी है यानी कि कलेक्टर यानी DM, वहां से लेकर प्रमुख सचिव से लेकर के ऊपर तक की LDA, इन सबसे बड़े बड़े घाट हैं।
आप एलडीए को देख लीजिए, जीडीए को देख लीजिए, जीडीए को देख लीजिए, वहां तो क्या नहीं हो जाता है। तो ये सारी, जब तक इनके अधिकारों को तकनीकी के माध्यम से सीमित नहीं किया जाएगा तब तक ये चीजें होती रहेंगी, पहली बात। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जब हम दुनिया के हर चीज में तकनीकी का इस्तेमाल कर चुके हैं, तो आज की डेट में तकनीकी का इस्तेमाल करके अगर हम 2-3 कदम केवल उठा लें, जो कि निश्चित रूप से हर सरकारें उठाती आई है, ऐसा नहीं है कि कोई सरकार इस पे काम नहीं करी, हमारी भी काम की, ये जो वर्तमान 5 साल बीता, इस सरकारों ने भी काम किया। तो लेकिन कुछ चीजें बेसिकली जो डिस्प्यूटेड है, यानी कि कोई भी चीज अगर अवैध है तो उसको, जैसे अवैध कानून है, जो आपने कहा तालाब गायब होने के जो 70 या 80-90% मसले हैं वो अवैध कानूनियों के कारण होते हैं। वजह एक अवैध कानूनी में मान लीजिए 1 बीघे में 27,200 स्क्वायर फीट है, जो उसका सड़क काट करके वो बैनामा एक्चुअल में भौतिक रूप में कर सकता है, वो 60% के हिसाब से 17,000 स्क्वायर फीट हुआ, बेच दिया उसने 25,000। अब जो 8,000 स्क्वायर फीट एक्स्ट्रा बेचा उसको वो पोजीशन कहाँ देगा? वो आपको किसी न किसी नाले पे, तालाब पे, चारागाह पे उठा के पोजीशन दे दे रहा है। अब ये तय करना बड़ा मुश्किल काम है कि किस व्यक्ति का पोजीशन सही है, किसका गलत है। ये सब पहलू है। तो अगर हम अनियंत्रित कानूनियों को पूर्णतया प्रतिबंधित कर दे और जो हो चुकी है अनियोजित उनको नियोजित कर ले, तो ये समस्याएं कुछ हद तक कम हो सकती। जी राघवेंद्र बाबू, एक फिर उदाहरण देता हूं। हिंडन की तरफ से गाजियाबाद शहर की ओर जब आप जाओ ना, तो हम जाएं, चाहे जनरल वीके सिंह जाएं, चाहे डीएम जाए गाजियाबाद का, चाहे जीडीए का वाइस चेयरमैन जाए, चाहे कमिश्नर मेरठ जाए, सबको दिखाई देता, सबकी आंखें ठीक क्या कि नदी का डूब क्षेत्र लोगों ने सब प्लाट काट बेच दिया क्या? अब इसके लिए कोई भी दूरबीन लाने की जरूरत तो है नहीं, ये तो सबको दिख रहा है ना, कैसे कट गया प्लाट और कैसे बिक गया भैया। राघवेंद्र जी नहीं ठीक कह रहे हैं आप। इस प्रकार की जो आप एक बता रहे हो, पूरे उत्तर प्रदेश में इस तरीके से, हाँ वही तो मैं कह रहा हूं, मैं तो एक ही चावल दिखा रहा हूं, अब पूरा पतीला पलटना ठीक नहीं, इसलिए नहीं। अमिताभ जी किस तरीके से जरा तुलना कर लीजिए दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे और लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे, इसमें तो जैसे पकड़ में आया हम लोगों ने मुकदमा दर्ज किया, आईएसओ तक को बर्खास्त कर दिया। अब लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे में यह शिकायत आई थी 2014 में, जब हमारी सरकार बनी तो इसमें हम लोगों ने जांच बैठा ली, जांच होते होते 2021 आ गया। बड़े कमाल की बात है, उसमें क्या तथ्य सामने आए, उसमें सर्किल रेट से खसरा नंबर तक बदल दिए गए थे। अमिताभ जी, खसरा नंबर आप गांव से संबंधित आप जानते होंगे, मुआवजा दिलाने के लिए खसरा नंबर बदल दिए गए थे। और जमीन खरीद के दौरान 2 बार, एक बार सर्किल नहीं, 1 साल के अंदर 2 बार सर्किल रेट बढ़ाए गए थे। और इतिहास में ऐसे पहली बार हुआ, तो सर्किल रेट कभी कभार बढ़ते हैं, 2, 4, 5 साल 10 साल में, 1 साल में 2 बार सर्किल रेट बढ़ाए गए थे। और दूसरी जमीन होती है उस पर भी मुआवजा दे दिया गया। ये बताइए अमिताभ जी, ये क्या बिना राजनीतिक शक्तियों के मिले हुए संभव है क्या? ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात। राघवेंद्र जी आऊंगा आपके पास, मैं अनीस अंसारी साहब के पास चलता हूं, उनसे शायद तकनीकी समस्या दूर हो गई है, बड़ी मुश्किल से जुड़ रहे हैं आज। अनीस अंसारी साहब, मेरा सवाल ये है, मुझसे किसी ने कहा कि IBM, गूगल और टेस्ला, इन कंपनियों में नौकरी अगर मिल रही हो या और उसके समानांतर आपको उत्तर प्रदेश में तहसील में नौकरी मिल रही हो अमीन पटवारी लेखपाल की, तो अमीन पटवारी लेखपाल की नौकरी करो, गूगल टेस्ला छोड़ दो। अंसारी साहब, ये मुबालगे वाली बात है, लेकिन सभी एग्जैजरेशन की तरह इसमें भी सच्चाई है। बात यह है कि ये जिन कंपनी का आप नाम ले रहे हैं उनका तो पैकेज बहुत बड़ा होता है, उससे तहसीलदार ना, पटवारी का भी पैकेज बहुत बड़ा है, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है। नहीं ये टेस्ला, अरे महाराज, बिल्कुल बेसूद बात है, इससे कोई मतलब नहीं है। टेस्ला वाला के जो पैकेजेस हैं वो करोड़ में होते हैं और उनका बहुत प्रेस्टिजियस भी होता है। ये तहसीलदार और लेखपाल वाला कमाते हैं, जहाँ भी बेईमानी होती है जिन इंस्टीट्यूशन में, चाहे तहसीलदार हो या दूसरे लोग हो, ऐसा लोग कमाते हैं, लेकिन वो अभी इस लेवल पे नहीं पहुंचा है कमाई की वो टेस्ला और गूगल से आप मुकाबला टेस्ला को नाम पर मत जाइए, ठीक है ना। अजस्र भ्रष्टाचार हो रहा है, अजस्र भ्रष्टाचार। जी
ठीक ना अंसारी साहब? टेस्ला को पकड़ के मत बैठिए, अजस्र भ्रष्टाचार हो तो रहा आपने है। जमीन की नपाई भी सर जो वैधानिक अधिकार है व्यक्ति का, उसमें भी बिना रुपया दिए नहीं हो रहा। कलेक्टर भी उसमें शायद सब जानते हैं, प्राधिकरण वाले भी सब जानते हैं, पटवारी का झोला बढ़ता जा रहा है। खाली पटवारी को इल्जाम नहीं देना चाहिए, वो बहुत छोटा। अरे भाई आप बात ही नहीं समझ पा रहे, रुकिए, ठीक है ठीक है। आलोक जी, अनिश साहब पता नहीं किस इल्यूजन में है। भ्रष्टाचार में एक सेकंड सुन ली, पहले मेरी समझ सुनिए। भ्रष्टाचार में एक आरंभिक सूत्र होता है, ठीक? डीजीपी रुपया नहीं लेता है किसी सरकार का। एक सिपाही दरोगा कोई होता है, जिलों में कप्तान लेता है क्या? नहीं लेता। एक सिपाही होता है, अनिस अंसारी से पूछ लेंगे, वो कहेंगे नहीं नहीं देखिए सिपाही पे मत डालिए। अरे बेसिक सूत्र तो छोटा ही आदमी होगा भाई। सर जी, मैं नोएडा अथॉरिटी में, बहुत पुरानी 20-25 साल पुरानी बात बता रहा हूं, नोएडा अथॉरिटी में एक चेयरमैन थे, उन्होंने पार्किंग का ठेका जिस लड़के के पास था उसको अपना एजेंट बनाया था। वो लड़का बाद में विधायक हुआ उत्तर प्रदेश में। सर मैं एक दो उदाहरण से समझा देता हूं आपको। अंसारी साहब कह रहे कि ऐसा मत कहिए। पसंद करता हूं जी। जी देखिए, एक मैं उनका नाम नहीं कि लूंगा, जो बड़े मित्र हैं, जो बड़े स्कैंडल्स होते हैं, जहाँ पर बड़े करप्शन होते हैं, जी, उसमें तहसीलदार ये सब जो छोटे प्लेयर हैं, इसमें जब तक ऊपर के अधिकारी न मिल जाए, जब तक उनके इशारे न हो, जब तक उनकी हिफाजत हो, नीचे वाले आलोक पांडे जी, हाँ भैया क्या कह रहे थे आलोक जी? मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे एक परिचितों में है, नाम नहीं लूंगा मैं, तहसीलदार ही है सर, बहुत क्लोज है मेरे। हमने पूछा, क्योंकि नाम लेना गड़बड़ है सर, तो हमने पूछा कि कितना हो जाता है, बोले 3-4 लाख रुपए महीने तो ईमानदारी से निकल आता है। हाँ। सैलरी अलग है साहब। हाँ। ये ईमानदारी है सर, बेईमानी से नहीं है। यानी 5 लाख रुपए महीने तक लगभग वो आराम से कमा लेते हैं, ईमानदारी से, बगैर कोई टेंशन दिए। टेंशन ले तो ज्यादा है। और दूसरा उदाहरण बताता हूँ, एक मेरे रिश्तेदार है, अरुण कुमार जी हैं, इंजीनियर थे यूपीएसआईडीसी में। मीडिया न्यूज से 500 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति निकली है। इंजीनियर, सरकारी इंजीनियर की क्या पे स्केल होती है? बर्खास्त किए गए अभी। मालूम है, जानता हूं अरुण को, जानता हूं जी, अनिल जी भी जानते हैं, ऐसा तो मेरे रिश्तेदार है सर। ठीक यही मैं कह रहा हूं चंद्रशेखर पांडे। मसला ये, कुल जमा मसला ये कि ऊंट की चोरी नेहरे नेहरे, तो ऊंट जेब में तो चोरी होता नहीं क्या? कल तक तालाब था, आज गायब हो गया। अब इसके लिए क्या जांच होगी? कोई अमेरिका से आएंगे स्पेशलिस्ट। कल तक सड़क चौड़ी थी, अब छोटी हो गई। कल तक गंगा का पाट खुला था, अब उस पर बिल्डिंग का प्लाट कट गए। इन चीजों के लिए भी जांच होती है और 10-10 साल लगते हैं। आप लोगों ने भी भाई बहुत ही अच्छा बोले, हमने जो मलाई खाई वो हम खा के निकलने ऊपर, उसके बाद जांच का रिजल्ट आए, तब तक तो रोके रहो। ऐसा सोचते हो क्या भैया सब लोग मिलके? क्योंकि मैं तो मानते नहीं, इस तरह की चीजों में इतना जांच में टाइम क्यों लगता? अगर तालाब था और गायब हो गया तो ये तो 1 महीने के अंदर चीजें सेटल डाउन होनी चाहिए। अमिताभ जी, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ। निश्चित रूप से इसका त्वरित हल निकलना चाहिए और इस समस्या का समाधान उसी में होगा। परंतु आप भी जानते हैं, चूंकि आप बुद्धिजीवी हैं, आपने हर सारे, चाहे वो पटवारी से लेकर के और आपका डीएम हो, चाहे राजस्व का परिषद का अध्यक्ष हो, सब आपके परिचित होंगे। समस्या दूसरी तरफ है। जैसे ये सबको मालूम है कि भाई यहाँ पे तालाब था, वो गायब हो गया। अब सवाल ये है कि उस तालाब की जगह पे कब्जेदारी मान लीजिए 50 आदमी ने किया है, और वहां के जो रकबे होंगे वो कुल कम से कम होंगे 1000 लोगों के। अब उन 1000 में 50 को आपको दंडित करना है, और हमारा विधान उनको भी बचने का मौका देता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो ना अपराधी हो और वो दंडित हो जाएं। और भौतिक तौर पे जमीन पे जब एक बार निर्माण हो जाता है, उन स्थितियों में आसान नहीं होता है किसी के रहने के मकान को, छत को गिराना। मैं इसको समर्थन नहीं करता हूं, पर मैं मानता हूं कि निश्चित रूप से एक्चुअल परिस्थितियां जो अमला विभाग सरकारी है उनको भी गिराने में, मकान तालाब खाली कराने में जरूरत है। परंतु हमने आपने देखा है कि रातों रात तालाब शासन और प्रशासन जब चाह लेता है, जब वो मनसा में आ जाता है, तो
एक एक रात में 8-8, 10-10 तालाब खाली होते हैं। ये मेरी सरकार में बुंदेलखंड में जब हम लोगों ने एक अभियान छेड़ दिया था वहां पे तालाब बनाने का, तो ऐसा एक एक दिन में 8-8, 10-10 तालाब से हटवा रहे थे, ये सामने हो। इस सरकारों ने भी ऐसा किया होगा निश्चित रूप से कि जो मनसा जब हमारी स्पष्ट होगी, प्रशासन की मनसा होगी, तो सब ठीक है। चंद्रशेखर जी रुकिए राघवेंद्र भाई, मैं पार्टी पॉलिटिक्स से अलग हटके बात कर रहा हूं। ये बीमारी सबके समय में, इसलिए मैं कालखंड का उल्लेख नहीं करता। क्या जो कोई मुझसे बहस में उलझेगा फिर मैं सीधे नाम भी ले दूंगा, अधिकारी का भी ले दूंगा, सरकार का भी ले दूंगा, मंत्री का भी ले दूंगा, कहां कहां मिठाई गई वो भी सब बता दूंगा फिर। इसलिए नहीं उलझेंगे, मुझे उम्मीद है। एक मसला आया एक बड़े औद्योगिक घराने का, बहुत पुराने बड़े औद्योगिक घराने थे, आजकल तो डाउन बिल्कुल खत्म है बेचारे। क्या वो बड़ी सिफारिश लगवा के एक बड़े प्राधिकरण में पहुंचे कि भाई हमारा एक मसला है ये ऐसे ऐसे। क्या अगर अंसारी साहब सुन रहे होंगे तो उनको भी आनंद आएगा। तो वहां का जो सबसे बड़ा आदमी था उससे मुलाकात थी, तो उसने टाइम दिया बढ़िया। उसने कहा भाई देखो, आप नीचे की जिम्मेदारी आप लो। क्या नीचे से सब कुछ सेट आपको करना होगा। मैं अमीन पटवारी से लेकर तहसीलदार तक बोलूंगा किसी को नहीं। क्या आप मेरा लड्डू थोड़ा सा कम देना, लेकिन मैं सेफ खेलूंगा। क्या नीचे के बतासे आप बांट के आओ, नीचे से मामला आएगा तो मेरी फीस इतनी होगी, मैं दस्तखत कर दूंगा। अब बताइए इससे ज्यादा सहज सुविधाजनक और व्यवस्था क्या होगी मिष्ठान वितरण की, राघवेंद्र जी? नहीं अमिताभ जी, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही होगा, लेकिन हमारा मानना है, हमारा कहना है कि हमारी सरकार इस प्रकार के अपराधियों के बिल्कुल भी बख्शने के मूड में नहीं है। मैं इतना ही कहूंगा, हमारी सरकार जो है, अपराध चाहे जमीन का हो, जमीन को लेकर के हम लोग पिछली बार बहुत एक्टिव थे। हम लोगों ने 20,000 करोड़ की संपत्ति लगभग 1-1.5 साल में हम लोगों ने छुड़वाने का काम किया था। अभी भी हम लोगों के बुलडोजर गरज रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में जगह जगह पे, और कानून की परिधि में रहते हुए अमिताभ जी हम लोग हर तरीके की कार्रवाई करने में कोताही नहीं कर रहे हैं। हमारी सरकार जो है कम से कम उसकी साझेदार नहीं बनी हुई है। मैंने अभी आपको संक्षेप में बताया था लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे में किस तरीके से घोटाले हुए थे। वो क्या बिना बड़ी राजनीतिक शक्तियों के संभव था क्या? कम से कम हमारी सरकार में ये नहीं है। और जो और भी कागज बना हुआ है उसको तोड़ने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। हम ये नहीं कह रहे सभी कागज तोड़ दिए गए, अभी लोगों का मनोबल बढ़ा, माइल्स टू गो, अभी काफी आगे जाना। अनिल अंसारी साहब, एक मैं उस साइकोलॉजी को आपसे समझना चाहता हूं, चूंकि आप उस सेवा में रहे हैं तमाम पदों पर। ये नई उम्र के जो IAS आते हैं सेलेक्ट होके, ये बहुत जल्दी में क्यों होते हैं कि 150 करोड़ रुपया सीधे आ जाए 2-4-5 साल की सर्विस में ही? लंबी पारी खेलने का टाइम होता है इनके पास। अब ये निधि केसरवानी ये रिटायरमेंट में जा रही थी क्या? नहीं ना, लेकिन इनको एक ही दिन में सब चाहिए था। बोले प्राइवेट जहाज ही खरीद लें। क्या ये लोग मन बना के आते हैं कि भाई नहीं, जिस दिन से चार्ज लेना है उसी दिन से बैटिंग शुरू कर देनी है, झमाझम झमाझम, दे सिक्सर दे सिक्सर। पहले एक ट्रेंड हम लोग देखते थे कि जब आदमी रिटायरमेंट की ओर जाता था तो भ्रष्टाचार की ओर बढ़ता था कि चलो भाई अब 2-4 साल बच्चे कुछ कमा खा के रखने बच्चों के लिए। अब मैं देख रहा हूं नए नए लोग आते ही बैटिंग शुरू। एक कलेक्टर खनन के मामले में योगी जी ने वो किया, बताइए, कलेक्टर होकर खनन करा रहा नौजवान। अंसारी साहब, ये क्या मसला है? जी, दो चीजें तब्दील हुई है वक्त के साथ जी। एक तो ये कि ये 1985 या 86 जब से लिबरलाइजेशन शुरू हो गया था इकोनॉमी में जी, तो उससे पहले थोड़ा कमजोर थी अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान की, तो पैसे की वैल्यू कम थी और उसकी जो मॉरल इम्प्लीकेशन थे वो लोग सादा जिंदगी में गुजारने पे वक्त निकाल लेते थे। लेकिन लिबरलाइजेशन की वजह से रेगुलेशन कम हुआ है, यानी सरकार का जो कंट्रोल है, नियंत्रण है, रेगुलेटरी पावर है, वो कम इस्तेमाल हो रहे हैं ताकि इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। इस कोशिश में ये खराबी आई है कि बहुत सी चीजें जो पहले बहुत स्क्रूटनाइज होती थी वो अब कम होने लगी ताकि फैसिलिटेट हो जाए, ताकि जल्दी से लैंड अक्वायर हो जाए, जल्दी से सड़क बन जाए, जल्दी से इंस्टीट्यूशन बन जाए।
दूसरी बात ये हुई है कि ये कहना गलत है कि आज की जनरेशन जब से की वो ज्यादा लालची है। मेरा तो एक्सपोजर ये है कि 1970 बैच का अफसर हूँ और मेरे ही बैच के एक दो लोग जिन्होंने ट्रेनिंग के जमाने में ही उनके बारे में हमने खबरें सुनी थी कि वो बंदूक का लाइसेंस देते तो पैसे लेते। इट केम एज ए शॉक टू अस एट दैट टाइम कि ऐसे भी हमारे साथ के लोग हैं। ये कहना गलत होगा कि कोई जनरेशन की वजह से फर्क पड़ गया। मुझे लगता है कि जो लोग बेईमान हैं, चाहे वो बूढ़े हो या नौजवान हो, वो बेईमान रहेंगे, और जो लोग ईमानदार हैं, चाहे वो बूढ़े हो या नौजवान, वो अपने आप को संभाल के चलते। लेकिन लोग संभाल के चले, इसमें गवर्नमेंट की बहुत बड़ी रोल होता है। उनको इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग करनी पड़ेगी। ये नहीं हो कि अब मौजूदा सरकार मतलब बीजेपी के अभी सारे जो किस्से सुना रहे हैं अभी तक बीजेपी के समर्थक जो सज्जन बैठे हैं, वो ये सुना रहे कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। एक्चुअली इनसे ये पूछिए कि 5 साल हो गए योगी जी की सरकार को, इनके जमाने में कौन सा बड़ा केस जो इनकी सरकार में हुआ इन्होंने अनर्थ किया? कोई भी केस, तो ये खामोश हो जाएंगे। हर सरकार ये कोशिश करती कि पिछली सरकार की जो खामियां हैं उस पर नजर डाल दो और उसका बतंगड़ बनाओ। नतीजा ये होता है कि हर काम जो 5 साल में हो जाना चाहिए वो अगले 5 साल के लिए टल जाता है, क्योंकि यूपी में पिछले कई सालों से 30-35 साल से हर 5-5 साल में गवर्नमेंट बदलती थी। तो होता ये था कि अगर अखिलेश जी की सरकार है तो मायावती जी की इंक्वायरी कर रही, मायावती जी की कर रहे हैं। अगर मायावती जी की सरकार है तो वो उससे पिछली सरकार की। ये ट्रेंड पॉलिटिशियंस को बदलनी चाहिए कि भाई किसी भी सरकार का हो, उनके अपने जमाने में भी अगर घपला हुआ है तो उस पर हम कड़ी नजर रखेंगे। ये बात बहुत अच्छी कही अंसारी साहब ने। पिछले वाले की जांच का जनादेश ही नहीं मिलता, अपने की जांच भी हो इसका भी जनादेश होता है। आलोक पांडे जी, एक सरकार रही यूपी में, उसने एक इनोवेशन किया। चंद्रशेखर पांडे ने भी सुना होगा, अनीस अंसारी साहब के भी मित्रों ने बताया होगा, इनके जूनियर सब लोग रही थे तब तो नौकरी में, सब राघवेंद्र सिंह को भी पता होगा। उनके यहाँ ये व्यवस्था हो गई, उस वक्त ये ग्रेटर नोएडा बस रहा था, हैं, इसमें अलॉटमेंट हो रहे थे, तब खाली बहुत था। तो उनने एक नया इनोवेशन किया, राघवेंद्र बाबू आपने भी सुना होगा। जब हमने सुना तो आपने भी सुना होगा, भाई हमारे कोई प्लाट लेने तो गए नहीं कभी, हैं, यहां तो प्लाट का फार्म जितने का आता उतने पैसा नहीं, प्लाट क्या लेंगे। तो उन्होंने व्यवस्था कर दी थी कि आप आए, मास्टर प्लान दिखा दिया, आपने नंबर रख दिया कि 16B हमको चाहिए, क्या डन, रेड स्केच पेन घुमा दिया, बोला 16B आलोक पांडे, क्या आपको बता दिया इतना पैसा ट्रेजरी में जमा, ये इसका सरकारी मूल्य और इतना मिठाई, ठीक। तो मैंने बाल सुलभ उत्सुकता में पूछा कि भाई मिठाई में कोई लोचा कर दे, अलॉटमेंट तो हो गया, तब कोई पुराना नोट दे दे, कम नोट दे दे गड्डी में। तो उन्होंने कहा भाई साहब कैसी बात कर रहे हो, हम तो सरेंडर लेटर बिना डेट वाला साइन करा के पहले रख लेते हैं, नोट भी एक कटा फटा भी आ गया तो जमीन सरेंडर कर देते तत्काल, और ले जाके पुलिस 4 थाने की फिजिकल कब्जा ले लेती सरकार। आलोक जी आप बताइए, ऐसे इनोवेटिव आइडियाज दुनिया में और कहीं आ सकते हैं क्या? एक्चुअली सर बिल्कुल नहीं आ सकते हैं, और मुझे लगता है कि इसको थोड़ा सा, अगर मैं थोड़ा सा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में आपकी अनुमति हो तो मैं इसे थोड़ा सा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में ले जाऊं जी। भारत की समस्या चाणक्य के समय से है सर। चाणक्य ने एक बात कही थी राजस्व अधिकारियों के लिए कि ये समुद्र में या जल में उस मछली की तरह होते हैं रेवेन्यू ऑफिसर, कि वो मछली कब पानी पीती है पता ही नहीं चलता। अनीस अंसारी साहब सुन लीजिए, मछली कब पानी पीती है कोई फोटो नहीं खींच पाया कभी, लेकिन मछली पानी पीती है ये तो सबको पता है। अंसारी साहब जी मैं सुन रहा हूँ, अच्छी मिसाल बताइए, क्या बात कही, वाह 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 जी। तो अब जब चाणक्य जैसा व्यक्ति परेशान रहा अपने करप्ट ऑफिसर से, राजतंत्र होने के बाद कि जिसको जब चाहे नौकरी से निकाल दे, जब चाहे उनको मृत्युदंड दे दे, जब चाहे उनके हाथ कटवा ले, फिर भी करप्शन था। तो ये भारत की भूमि करप्शन की भूमि भी रही है, अगर भगवान राम की भी रही है तो। अंसारी साहब मछली कब पानी पीती है? इसमें एक लतीफा और सुना दूं जी। अकबर के जमाने में किसी रेवेन्यू ऑफिसर से नाराज हो गई थी सरकार, तो उसको समंदर के किनारे ये ड्यूटी लगाएगी कि कश्तियां आ रही है जा रही है उनको अकाउंट रखिए। तो अब उन्होंने सोचा कि अब ये तो कुछ कमाने पाएगा नहीं, खाली गिनती रखना है, तो 4 कश्तियां या 6 कश्तियां। उस बंदे ने जो है
उसमें हिसाब लगाना शुरू कर दिया कि कितनी लहरें जो है आपकी कश्ती के आने की वजह से हुई। जी। तो अगर लहरें ज्यादा आई है तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो उसका अंजाम ये होगा कि उसका एक मुहावरा बन गया है कि बहुत से लोग हैं जो लहरों से, समंदर की लहरों से पैसा कमा लेते हैं। देखिए, जो लोग बदमाश हैं मेंटली या साइकोलॉजिकली, उनका तो एक ही इलाज है कि उनके खिलाफ टाइम से कड़ी कार्रवाई हो, उनको सजा मिले, अदालतें उनके पक्ष में न जाएं, गवर्नमेंट के जो पॉलिटिकल राजनेता हैं वो उनको सहयोग न दे। ऐसा नहीं होता कि कोई अफसर बदमाशी करे तो बिना ऊपर वाले के प्रोटेक्शन के पास जाए। आपकी बात इन प्रिंसिपल ठीक है, लेकिन इसमें एक व्यवहारिक असुविधा आती है। चंद्रशेखर पांडे का कुछ 6 जोड़ी कुर्ता और 6 जोड़ी पजामा तो मिनिमम चाहिए, फिर एक गाड़ी चाहिए, उसमें ड्राइवर चाहिए, तेल चाहिए, ठीक, होटल में बैठने का चाहिए, लखनऊ आने जाने का रोला चौला रही, लखनऊ में रुकने को होटल चाहिए। लखनऊ आएंगे तो 10-20-50 हज़ार रुपया गुलदस्ता भी खर्च हो जाएंगे, यत्र तत्र सर्वत्र जाएंगे जहाँ गुलदस्ता ले जाएंगे। आजकल तो गुलदस्ता भी 2-4 हज़ार का आ रहा, गेंदा का फूल तो चल नहीं रहा। तो इनका ये खर्चा कौन उठाएगा? और जो इनका खर्चा उठाएगा, ये देवरा बाबा तो है ना कि इनका प्रसाद चढ़ाएंगे आदमी जी, वो इनसे लाभ क्यों, ये सुरक्षा की गारंटी क्यों नहीं मांगेगा भैया? ये आपने सही बात पकड़ी है। अब आप आ गए हैं मूल प्रॉब्लम पे। मौलिक प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों का जो प्रजातंत्र चल रहा है, इसमें इलेक्शन की कीमतें बहुत बढ़ गई। एक मामूली जगह पे अगर कोई आदमी खड़ा हो एमएलए के लिए तो 2 करोड़ रुपए कम से कम उसको खर्च करना पड़ेगा। पार्लियामेंट के लिए 5-6 करोड़ का खर्चा है, और किसी के पास इतना पैसा आमतौर से होता नहीं, तो वो फिर व्यापारियों से पैसा लेते हैं। अब जब व्यापारियों से पैसा लेंगे तो उसी एमएलए एमपी को जब इलेक्ट हो जाएगा, उस व्यापारी के लिए इलीगल काम कराने पड़ेंगे अफसरों के। तो ऑफिसर्स, व्यापारी और राजनेता, ये तीनों मिलकर फिर जनता को लूटते हैं। इस नेक्सस को तोड़ने के लिए जिस सरकार में विजडम हो और हिम्मत हो, वो अगर करना शुरू कर दे तो इसको संभाला जा सकता है। ये इलेक्शन सिस्टम हमारा बहुत कमजोर है। ठीक है अंसारी साहब आएंगे आपको। चंद्रशेखर जी, ये जो बात अनीस अंसारी साहब कह रहे हैं कि इस नेक्सस को तोड़ना होगा, सरकार, राजनीतिक लोगों से हम ये उम्मीद करें कि वो इस नेक्सस को तोड़ें, जो नेक्सस उनके ब्रेड एंड बटर का आधार है। क्या भाई, आप सबके सीवी में लिखा है कार्य, प्रोफेशन, बोले समाज सेवा, तो ये कुर्ता कहां से सिला जब काम समाज कुछ है ही नहीं? क्या गाड़ी लगवाओ, 4 इनोवा लग गई, 4 लड़का बैठ गए पीछे, क्या कहीं भी रोक दिया, बाहर चाय पकौड़ी चल रहा है, लिमका वगैरह, क्या पेमेंट तो जा रहा है ना? तो ऐसा मूर्ख कौन है जो अपना ही जिस पेड़ पर बैठा है उसी को काटने की सलाह मान ले? चंद्रशेखर जी। जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, और हम निश्चित रूप से हमको उस दिशा में जाना पड़ेगा जहाँ पे कई यूरोपियन कंट्रीज में, जैसे अभी डेनमार्क में ही हम लोग जो टेलीविजन पे चल रहा था और उसके बाद आपके चर्चाएं आई, तो कई ऐसे कंट्रीज में आप देखेंगे कि वहां पे लगभग 99% जो राजनेता है वो अपने किसी न किसी व्यापारिक या किसी प्रोफेशनल पृष्ठभूमि से होते हैं, जो राजनीति में अपने किसी महत्वाकांक्षा के लिए या अपने सम्मान के लिए या कुछ और बड़ा करने के लिए आते हैं। निश्चित रूप से वो भी कुछ गलत करते होंगे, हम नहीं कह रहे, लेकिन वो पहले अपने प्रोफेशन में स्थापित हो जाते हैं। जैसे हमने डोनाल्ड ट्रंप से लेकर के सब लोगों को देखा कि वो पहले जिस लाइन में है, जो पत्रकार है वो पहले बड़ा पत्रकार स्थापित हो जाता है, जो व्यापारी है वो व्यापारी स्थापित हो जाता है, जो छात्र, ये मान लीजिए एजुकेशन फील्ड में है, वो अच्छे संस्थान पहले स्थान पे आ जाता है, फिर राजनीति में आता है। हमारे यहाँ दुर्भाग्य क्या है आदरणीय अमिताभ जी, कि हमारे यहाँ जो छात्र राजनीति में जैसे ही लड़का इंटर पास करके ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में आता है, वैसे ही वो बीए का लड़का, यानी कि 12, 13, 5, 18 साल, यानी 18-19 साल की उम्र में लड़का राजनीति में प्रवेश कर जाता है। और सक्रिय राजनीति में सबसे बड़ा जो प्राइमरी स्तंभ है वो युवा छात्र है, युवा जो आ जाते हैं। तो जब आप 18 साल के व्यक्ति राजनीति में आ गया है तो वो कौन सा व्यापार करेगा, और उसका जो भी व्यापार खड़ा होगा निश्चित रूप से वो राजनीति के कारण खड़ा होगा। तो यह सत्य है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। ठीक बात। राघवेंद्र जी, एक यही सवाल और इसको मतलब थोड़ा सरल कर दूं ताकि जनता समझ पाए, अवाम जिसको हम लोग बोलते हैं। राजनीति में जो आदमी है
बहुत हाथ दबा खर्च करे तो भी 1000 रुपया रोज तो मिनिमम है, कार्यकर्ताओं की बता रहे हैं, उतना खर्चा तो उनका भी है। आजकल तो समोसा भी 10 रुपया का मिल रहा है, चाय भी 8 रुपया 10 रुपया की। क्या भैया राघवन जी? तो महीना में 30,000 हो गए हैं। और पेशा है समाज सेवा, राष्ट्र निर्माण। क्या तो राष्ट्र निर्माण में तो कोई पैसा मिलता नहीं। तो ये जो 1000 रुपया ही मान ले मिनिमम, लाखों लाख लोग जो भारत में राष्ट्र निर्माण कर रहे हैं, वो कहां से आता है? नहीं, व्यवहारिक कठिनाई है। अमिताभ जी, आप ये बात को सही पक्ष कह रहे हैं जी। लेकिन अगर हम इस विषय को जमीन घोटाले के संदर्भ में कहें तो हमारी सरकार जो, कम से कम अपनी सरकार का मैं पक्ष रख रहा हूँ, हम लोग इस विषय को लेकर के काफी गंभीर हैं। अब निचले स्तर की हम बात नहीं करना चाहेंगे। हमारी सरकार जो है इस विषय में पिछली योगी पार्ट 1 में, अभी हमारे अनीश जी कह रहे थे, हम लोगों ने 2500 से अधिक मुकदमे दर्ज कराए अधिकारियों के ऊपर। इसमें आईएएस अधिकारी भी है, आईपीएस अधिकारी भी है, पीसीएस अधिकारी भी है, वो बड़े बड़े अधिकारी हैं, और नीचे लेखपाल से लेकर के सभी हैं। हम लोग बख्शने के मूड में नहीं है। लेकिन ये बात अमिताभ जी बिल्कुल सही कर रहे हैं कि नसों में जहर व्याप्त है। जब तक इसकी कायदे से सफाई नहीं होगी, शुरू से लेकर ए टू लेकर जेड तक नहीं इसकी सफाई होगी, तब तक हमें लग रहा है ये जो जहर है ये निकलने वाला नहीं है। हमारी सरकार इसके लिए दृढ़ संकल्पित है। जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अराजकता और भ्रष्टाचार के ऊपर लगाम लगाना हमारा पहली कर्तव्य है। हम लोग ईमानदारी से इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, देखें कितनी सफलता मिलती है। ठीक बात। आलोक पांडे जी, डिटॉक्सिंग कैसे होगी? जहरीले पदार्थ शरीर से बाहर कैसे निकलेंगे? सर, सिर्फ और सिर्फ पारदर्शिता। अब पारदर्शिता टेक्नोलॉजी की, यहां तो मछली बोतल नहीं बाल्टी भर भर के पानी पी रही है। देखिए, 2 तरह की पारदर्शिता सर हम कह सकते हैं। पहली बात, देखिए, ब्यूरोक्रेसी को अधिकार देने ही पड़ेंगे। रियल लोकतंत्र तो ब्यूरोक्रेसी चलाते हैं। अब हम जानते हैं, व्यक्ति है उठा टेक दिए, मिनिस्टर बन गया, वो कैसे चलाएगा? ब्यूरोक्रेसी ही देश को चलाती है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है। लोकतंत्र में, और जहां पर शिक्षा का ये स्तर है, वैसे भी लोकतंत्र में हम देखते हैं। मैं छोटा था तो मैं सोचता था कि जो व्यक्ति पढ़ना नहीं जानता वो स्वास्थ्य मंत्री बन गया, तो कैसे चलेगा देश? तो आप समझिए, ब्यूरोक्रेसी ही नचाती है सबको। अब जैसे जैसे पढ़े लिखे लोग राजनीति में आएंगे, देखिए सर, हो सकता है मेरी बात की भी काट निकल आए, लेकिन शिक्षा का, पढ़े लिखों का स्तर जितना राजनीति में बढ़ेगा, पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, एजुकेटेड लोग आएंगे, तो कुछ हद तक कुछ कमी आएगी। दूसरा, समाज में बड़ा निगेटिव परिवर्तन आया है। मेरे बाबा कहा करते थे एक कहानी, हमारी बुआ की शादी के लिए गए थे, बात में हमें सुनाते थे, तो बोले लड़का रोज बेट पे कंडक्टर है, 50 रुपए रोज की करप्शन है। तो बोले हम करप्शन वाले लड़के से शादी नहीं करें। बुआ की शादी नहीं की उन्होंने। अब अगर आप लोग शादी करने जाएं तो हम सैलरी पूछते ही नहीं है, हम पूछते करप्शन कितना करता है। समाज ने करप्शन को स्वीकार कर लिया। ये हमारे समाज का सबसे बड़ा क्षरण है जी। पैसा कैसे है कोई कहते नहीं, तो कहां से डिटॉक्सिफाइड होगी सोसाइटी? ठीक बात। मुश्किल ये है, जो 1 घंटे की बहस से हमें समझ में आया, हर स्तंभ जो इस करप्शन में अलग अलग स्तंभ जुड़े हैं, जो सबके मिलने से फिर ये करप्शन एग्जीक्यूट होता है, वो सब दूसरे पर जिम्मेदारी डालते हैं कि भाई ये डिटॉक्सिफाई करें जी। हम तो ऑलरेडी ठीक है, वो मान के चलता है। मैं कह रहा हूं ना, सब उतनी ही भांग पिए हो और सब उतने जिम्मेदार हो। मछली सब हो, एक मछली थोड़ी ना, हर रंग की मछली है। जी बिल्कुल है। मैं तो बुनियादी एक बात कहूंगा कि एक सिद्धांत, एक नपना चंद्रशेखर पांडे, राघवेंद्र सिंह, अनीस अंसारी सबके लिए लागू करो। आपका वैधानिक स्रोत आय का जितना है, उससे ज्यादा का रुतबा रुबाब प्रदर्शन आपकी पत्नी, आपकी साली, सलेज, भौजाई, बेटा, बहू, लड़कई, दामाद कोई करता दिखे, फौरन खोपचे में लो उसको, फौरन उसके खिलाफ कार्रवाई करिए, जेल भेजने की व्यवस्था करिए, तत्काल पर्चा काटिए। और जब तक ऐसा नहीं होगा, हम लोग ऐसे बहस करते करते अपनी वोकल कॉर्ड खराब कर लेंगे, लेकिन होना जाना कुछ नहीं। अंसारी साहब भी जानते हैं कि बहुत लोग, कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लीजिए किसी की तनख्वाह 1 लाख रुपया, 1,22,000 रुपया है चंद्रशेखर पांडे है, या 2 लाख रुपया है,
3 लाख रुपया भी है मान लो, इससे ज्यादा तो है नहीं सरकारी में कहीं, ना मंत्री की ना आईएएस की, किसी की है ही नहीं। ठीक, और वो पता लग रहा है उसके बाली बच्चे हमेशा 7 स्टार में ही रुकते हैं क्या, वो ताज मानसिंह में भी नहीं रुक रहे, वो ओबेरॉय में रुक रहे हैं केवल क्या, तो भी उसको दंडित करने के लिए जांच कमेटी चाहिए आपको, तब भी आपको दुनिया का वो टेंट्रम फैलाना है और उसको बचने के कौन रास्ते दे देने हैं। अगर उसके हाथ में 5 लाख रुपए की घड़ी है और तनख्वाह है 70,000, तो पूछना चाहिए ना। और नेता से भी यही सवाल होना चाहिए कि भाई जब आप राष्ट्र निर्माण आपका प्रोफेशन है, देश निर्माण, क्या सामाजिक एकता, गंगा जमुनी तहजीब, ऐसे आपका के काम है, तो पैसा कहां से आ रहा, ये तो इंट्रोगेशन होना चाहिए ना। किसी ने पूछा बड़े नेता से कि भाई ये जो 2.5 करोड़ की 3 करोड़ की गाड़ी है ये कहां से आई है जिसमें आप चल रहे हो, नहीं पूछा ना। किसी ने ये क्यों नहीं पूछा अधिकारी से कि आप ताज में, लखनऊ में ताज में बैठ के जैस्मिन टी क्यों कहां से पी रहे हैं, चमेली की चाय, इतनी तो तनख्वाह आपको मिलती नहीं। बंजर भूमि विकास में आप मान लीजिए हैं तो चमेली की चाय कैसे पी सकते हैं, इतना पैसा कहां से आ रहा, और खुद भी पी रहे हो और 4 चेलों को भी पिला रहे हो। अंसारी साहब गलत तो नहीं कह रहा, यहीं से मामला सुलझ जाए, लंबी कहानी की जरूरत ही नहीं पड़े। परिवार अलग अलग किस्म के वाहनों में दिन भर मूवमेंट कर रहा है, 10-10, 15-15 नौकर लगे। आप बता दीजिए ये लखनऊ का जो नया हिस्सा मायावती के समय में बना, राघवेंद्र बाबू, वहां जो अधिकारियों ने, नेताओं ने अपने अपने मकान बनवाए वो, और नोएडा, ग्रेटर नोएडा में खासतौर पर उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा आईएएस शायद बचा हो है जिसने यहां 500 मीटर 1000 मीटर में एक आध कोठी चुपचाप खड़ी न कर ली हो क्या। उन कोठियों की साज सज्जा देख के भी आप लोगों को चेतना नहीं जागृत होती कि भाई ये इनके संसाधन से तो हो ही नहीं सकता। मैं इस बात से परेशान हूं, कभी कोई ये सवाल क्यों नहीं उठाता कि झूमर कहां से आया होगा भाई, अगर इसकी कीमत 10 लाख है तो। राघवेंद्र जी, ये उठना चाहिए ना सवाल। अगर आपके पास वैधानिक आय का स्रोत नहीं है तो पैसा कहां जाए, पैसा कोई आसमान से टपकता है क्या। फिर वो पैसा अवैध स्रोतों से आया, और हम लोग इतने बड़े पाखंडी हैं सच में चंद्रशेखर पांडे, क्या किसको नहीं पता। अनीश भाई ने तो कम बताया, हमारे एक परिचित 20 देके टिकट लाए थे, 20 देके, बड़ा चुनाव था, राष्ट्रीय नेता सामने था, 18 लग गए उसमें और हार गए, 38 लग गए। 38 पांडे जी समझ रहे हो, गठबंधन के समय 19 में, क्या टेलीफोन करिएगा तो नाम बता देंगे। ये 38 कहां से आया, और जिनके पास गया वो हिसाब देंगे कुछ 38 का नहीं, 20 का, 18 चलो खर्च हुए, 20 का हिसाब। हम लोग कितने भोले हैं, क्या कहते जांच होगी, कमेटी बनाएंगे। कमेटी में जो लोग होते हैं वो इतने खेले खाए होते हैं। कम भ्रष्टाचार की जांच के लिए बनी कमेटी नए किस्म के भ्रष्टाचार को जन्म देती है। और ये बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। अनीश साहब, एक आपकी बिरादरी के बड़े पुराने खिलाड़ी ने मुझसे कहा है, बोले कि भैया छोटा खेल ठीक नहीं, अब माहौल बदल गया। मैंने कहा अच्छा क्यों? बोला फंसना में कानून वही लगते हैं दफाएं, 10-20 लाख का खेला कि आप उसमें बाल बच्चे सब फोन लिए लिया, कोई मनाली घुमाया, कोई स्विट्जरलैंड, पैसा तो खर्च हो गया। और मान लो को जांच बैठ गए तो कहां से घर बेचोगे? बोले सीआर में खेल करो, 10, 5, 20, 25, 50।
कोई जांच बैठे कुछ बैठे 5 करोड़ रुपया निकाल के रख दो। अगर 20 का खेल है तो 5 निकाल के रख दो। क्या आनंद लीजिए। क्या सच्चाई नहीं है? यही समस्या है। हम लोग जो दृश्यमान चीजें हैं जिनके लिए सबूत के भी प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। आप अपने हाथ में इतनी मोटी हीरे की अंगूठी कैसे पहने हैं? इतने बड़े हीरे की। आपकी तनख्वाह तो हमको पता है, स्टेट बैंक में आती है। चंद्रशेखर जी, जितनी चाय आपके घर बनती है, आपसे मेरा मतलब नेताओं के घर में और नाश्ता है, उसी का पैसा जोड़ लें तो सांसद जी की साल भर की तनख्वाह 1 महीने में घुस जाएगी। है ये कहां से बन रही है? ये कहां से बन रही है? हमारे घर में चाय बनती है, हमको उसका बिल पता है, कितना दूध लगता, कितनी चीनी लगती। आपके यहां सदाव्रत बढ़ता है, सबको पता है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा, चलो 2 अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है, इसका स्वागत। लेकिन मैं राघवेंद्र जी की सरकार से कहूंगा, यह प्रक्रिया जारी रहनी चाहिए। एक बार मन कड़ा करिए, शुद्धिकरण कर दीजिए पूरा। 75 जिलों में ये बेसिक चीजें देखिए, कहां कहां क्या हुआ है। इसमें फिर अपने पराये का भेद नहीं होना चाहिए। अपना लपेटे में आए तो उसको भी जाने दो। अपना पराया से कोई भी अभियान अपनी गरिमा खो देता है, सैंक्टिटी खो देता है, ऊर्जा खो देता है, ऊष्मा खो देता है। निरपेक्ष भाव से करिए, कम से कम और कुछ होगा नहीं होगा, आने वाली पीढ़ी आपको दुआ देगी कि आप एक बेहतर उत्तर प्रदेश छोड़कर जा रहे हैं। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए, ब्रॉट यू बाय केसरी मरहम एवं तैलम, वर्षों से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार। एंड प्रयाग पीटीएमटी बाथ फिटिंग्स एंड एक्सेसरीज, क्वालिटी बेमिसाल, लिख के ले लो।